शुरुआत करते हैं। पहले हम डाउट्स लेंगे बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्चुअल्स थे उसके डाउट्स, फिर जो लास्ट टाइम मैंने कॉन्सेप्चुअल्स दिए थे उसके डाउट, फिर न्यूमेरिकल के डाउट, फिर हम आगे चलेंगे। सो आज के लाइनअप में मैंने गॉस थ्योरम स्टार्ट करानी है। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस में अगली क्लास के लिए छोड़ूंगा। आज हम लोग गॉस थ्योरम का स्टार्ट तक कर लेंगे। अब उसमें चाहे 1.5 घंटे लगे चाहे 1.25 घंटे लगे, 1.5 घंटे में उम्मीद है कि आप कवर कर लोगे न्यूमेरिकल्स में। तो चाहे टाइम कम लगे चाहे ज्यादा लगे, हमारे पास पूरा टाइम इसको लगा के कंप्लीट करते हैं। पहले न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, सॉरी कॉन्सेप्चुअल्स पे। पेज नंबर 22 कॉन्सेप्चुअल्स में, पेज नंबर 22 में फर्स्ट 5 में किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। पेज 22 कॉन्सेप्चुअल्स, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस पे किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। Question 1. Yes, sir. In an electric field, an electron is kept freely. It is replaced by proton. Force दोनों में क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स दोनों पे Q इंटू E लगता है। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? माइनस E इंटू E, और प्रोटॉन पे क्या होगा? प्लस E इंटू E। हाँ कि ना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, सिर्फ साइन डिफरेंट होता है। यस और नो? Yes, sir. तो क्या होगा? कंसेप्चुअल ले रहे हो? तो और किसके ले रहा हूं बेटा? अरे मेरे को लगा न्यूमेरिकल, सॉरी। पेज 22 में फर्स्ट 5 में और कोई डाउट है किसी का? 6 to 10 कोई प्रॉब्लम? पेज 22 23 पे 6 to 10 तक कोई प्रॉब्लम? Ninth. A force of 2.25 Newton acts on a charge of इतना intensity of electric field। बेटे फोर्स दिया हुआ है, चार्ज की वैल्यू दी हुई है, टेस्ट चार्ज की। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। वैल्यू डालो, 2.25 डिवाइड बाई 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। सो 225 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू पावर 4 ऊपर आ गया, और 15, सो 15 इंटू 10 टू पावर 2 न्यूटन पर कूलम। क्या दिक्कत थी बच्चे इसमें? While calculation में mistake हो गई थी। Okay. Fourth, when are electric lines of force straight or curved? पॉइंट चार्ज के लिए स्ट्रेट होता है, ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए कर्व्ड होता है। कितने सारे डायग्राम किए थे, सब में देखो जहां पे सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है उसके लिए स्ट्रेट थी लाइंस ऑफ फोर्सेस, जहां पे ग्रुप हुआ, चाहे डायपोल हो चाहे दो पॉजिटिव चार्जेस हो, वहां पे कर्व्ड हो गई। तो पॉइंट चार्ज के लिए स्ट्रेट, ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए कर्व्ड। 10 तक और कोई? इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटे? पिछली 3 क्लास से हम ये चीज कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नेगेटिव चार्ज कहां मूव करता है? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव। हे भगवान, सब प्रोटॉन सुनाई दिया था साजू। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड। ठीक है? ओके सर। 10 तक और कोई? सर 10। इन द डायग्राम शोन बिलो द फील्ड स्ट्रेंथ एट P इज लेस। अच्छा ये बताना है बेटा। एक बात बताओ, आपको ये बताया था कि फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? वो होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी पे। मतलब इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्लोज टुगेदर, एंड इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स दे आर फार अपार्ट। राइट? यस सर। मतलब आप देखो सिचुएशन ऐसे बनी हुई है, इस तरह से, यहां P है और यहां Q है। तो P पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्लोज टुगेदर एंड Q पे दे आर फार अपार्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। ठीक है? अब जरा देखें इसमें, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है फील्ड, फर्स्ट ऑप्शन फील्ड स्ट्रेंथ P इज लेस देन Q, गलत। सेकंड, फील्ड स्ट्रेंथ एट P एंड Q आर इक्वल, गलत।
थर्ड फील्ड इज मोर एट पी एंड लेस एट क्यू, बिल्कुल ठीक, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, Yes, sir. 12th तक कोई और? So 11. 11th and 12th. Charges plus q and minus 2q are fixed at a distance d apart as shown. Okay. Plus q minus 2q. Sketch roughly the electric lines of forces. एक मेरे को बात बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज डाइपोल का होता है ना, डाइपोल में प्लस क्यू और माइनस क्यू बराबर होते हैं, यहां पे माइनस क्यू बराबर नहीं है, माइनस 2q दिया हुआ है। इसमें न्यूट्रल पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा? टुवर्ड्स द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड, यस और नो? सो बीच में कहीं पे भी देखोगे आप, इसके बीच में कहीं पे भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां होगी? पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करो, टुवर्ड्स माइनस 2q होगी, तो बीच यहां तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट जाएगी। ठीक, किसी भी और इधर न्यूट्रल पॉइंट होगा कहीं पे टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे न्यूट्रल पॉइंट होगा कहीं पे। सो नेगेटिव चार्ज की फील्ड स्ट्रांग होगी, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड वीक होगी। नेगेटिव चार्ज पे ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स बनाओगे, पॉजिटिव चार्ज पे कम बनाओगे। किसी भी पॉइंट पे, सपोज मैं इधर देखता हूं, तो पॉजिटिव की वजह से होगी रिपल्सिव, नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव, तो रिजल्टेंट कहीं यहां पे आएगा। इधर अगर देखता हूं पॉजिटिव की वजह से रिपल्सिव, नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव, रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा। इधर देखूंगा पॉजिटिव की वजह से रिपल्सिव, नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव, रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा। सो ये कंबाइन कर दो, पॉजिटिव में लीव करती हुई और नेगेटिव में एंटर करती हुई। ठीक है, समझ में आ गया? और पॉजिटिव की ज्यादा दिखाओगे लाइंस ऑफ, नेगेटिव की ज्यादा दिखाओगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग चार्ज है, नेगेटिव की कम दिखाओगे क्योंकि वो वीक चार्ज है। उल्टा बोल गया मैं, पॉजिटिव की कम दिखाओगे क्योंकि वो वीक चार्ज है, और नेगेटिव में ज्यादा दिखाओगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग चार्ज है। क्लियर? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस कर्व, इट कैन नॉट हैव सर्टेन ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे खत्म होती है। दे कैन नॉट डिसअपियर एट वन पॉइंट एंड रीअपियर एट अनदर पॉइंट। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो एकदम ब्रेक लग जाए उसमें, कि लाइन ऑफ फोर्स आ रही है एकदम गायब हो जाए फिर दूसरी जगह से शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, 12th देखते हैं। हाँ जी, सॉरी, वेयर शुड अ चार्ज क्यू बी प्लेस्ड फॉर? न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है बेटा? वो सबसे पहले ही बता दिया था मैंने। न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है? टुवर्ड्स द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड। होगा बेटा कि नहीं? न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है? टुवर्ड्स द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड, यस और नो? तो लोअर मैग्नीट्यूड का चार्ज कौन सा है बेटा? प्लस क्यू है, माइनस 2q है, तो उसकी तरफ न्यूट्रल पॉइंट होगा ना। 12th, the field lines of 2 point charges is shown. Okay, is the field uniform? यूनिफॉर्म फील्ड क्या होती है? इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। क्या आपको यहां पे यूनिफॉर्म फील्ड दिख रही है? इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस हैं? नहीं है, तो नो, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। सेकेंड पार्ट, डिटरमाइन द रेशियो QA। बोलो सर, मेरी बुक में थोड़े अलग ही क्वेश्चन है। 12th में मेरी बुक में व्हाट इज द नेचर ऑफ सिमेट्री ऑफ फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मेरे को एक बात बताओ यार, पहले मैं किसके डाउट्स ले रहा हूं? क्लास अब जब शुरू हुई है तो आप क्या सो रहे थे क्या? पेज नंबर कौन सा निकाला हुआ आपने? 36। पेज 23, इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल्स। ओके यार तुम सो रहे हो क्या? कर क्या रहे हो तुम? क्लास के शुरू से मैं बोल रहा हूं, 4 बार मैंने 5 बार बोल दिया, पेज 22, पेज 22, पेज 22। सॉरी सर। Question 12. Field lines of 2 point charges is shown. Is the field uniform? No, it is not uniform. Equidistant parallel lines नहीं है। Second part, determine the ratio QA upon QB. आपको बताया था जिस चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा होंगी वो चार्ज ज्यादा बड़ी वैल्यू पे होगा।
अब जरा ए पे देखो, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस ए से जितनी निकल रही है वो काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, और बी पे कितनी एंटर कर रही है? 6 एंटर कर रही है। तो क्यू ए अपॉन क्यू बी रेशियो कितना हो जाएगा? 12/6, मतलब 2:1। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। तीसरा पॉइंट, व्हाट इज द साइन ऑफ क्यू ए एंड क्यू बी? क्यू ए से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रही हैं, तो क्यू ए क्या होगा? पॉजिटिव। बी पे एंटर कर रही है तो क्यू बी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फोर्थ पार्ट, अपार्ट फ्रॉम इंफिनिटी वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट? न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है? टुवर्ड्स द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड। तो जो डायग्राम बना हुआ है उसमें कहां होगा? सी। सी पे देखो, सी के आसपास कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं नजर आ रही, तो सी क्या हो गया? न्यूट्रल पॉइंट। फिफ्थ, इफ क्यू ए एंड क्यू बी आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस सो एंड सो, फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट। क्या हो जाएगा ये? फिफ्थ पॉइंट, क्यू ए एंड क्यू बी आर, क्यू ए को मैंने +2 Yes, क्यू sir. बोल दिया, क्यू बी -q हो गया क्योंकि वो डबल था। न्यूट्रल पॉइंट निकालना है, और ये गैप दिया हुआ है 10 × √2 - 1 सेंटीमीटर। तो न्यूट्रल पॉइंट निकालना आता है सबको? निकल जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। अगला, वेयर विल द लाइंस ऑफ फोर्सेस मीट विच आर कमिंग फ्रॉम ए एंड आर नॉट एंटरिंग क्यू बी? तो वो इंफिनिटी, पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाता है। जो लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा निकलती हैं जीरो पोटेंशियल तक जाएंगी, मतलब हमेशा कहां जाएंगी? इंफिनिटी तक जाएंगी। विल द पॉजिटिव चार्ज फॉलो द लाइन ऑफ फोर्स टू मूव? ये अब ध्यान से सुनो, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट होती है तो कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करता है, अगर वो इनिशियली रेस्ट पे है। ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये लाइन ऑफ फोर्स है, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। अगर मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करता हूं, इनिशियली पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पे है, तो उस पे डायरेक्शन फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव कर जाएगा, हां कि ना? इसी तरह नेगेटिव चार्ज है तो वो इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड मूव कर जाएगा। बट अगर ये लाइन ऑफ फोर्स कर्व्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मूव करेगा, इस पे फोर्स लगेगी अलोंग द टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। जब ये यहां पहुंचा तो फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, आप स्ट्रेट जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, तो आप कहां मूव करोगे? रिजल्टेंट की डायरेक्शन में मूव करोगे कि नहीं करोगे? सो कोई भी चार्ज डायरेक्शन ऑफ फील्ड में कब मूव करता है? लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में कब मूव करता है? अगर वो चार्ज किस पे हो? इनिशियली रेस्ट पे हो और लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट हो। अदरवाइज कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं करता। लिखो इसको, वर्ड्स में लिखो, एनी चार्ज moves along the electric lines of force, any charge moves along the electric line of force only if the charged particle is initially at rest. Charged particle is initially at rest and electric line of force is straight. और एग्जांपल देखो, सपोज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट है बट चार्ज पार्टिकल इस पे परपेंडिकुलरली एंटर करता है। जब परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो वो पैराबोलिक पाथ लेगा, ये तो हमने प्रूफ भी किया था। जब परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो वो पैराबोलिक पाथ लेगा। तो क्या उसने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नहीं मूव कर रहा। तो चार्ज पार्टिकल सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में एक ही कंडीशन में मूव कर सकता है, अगर इनिशियली वो रेस्ट पे है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट है। अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कर्व्ड हो गई तब भी नहीं मूव करेगा, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट, सपोज इनिशियली रेस्ट पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कर्व है, इनिशियली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरफ है, तो वो मूव किया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, फील्ड की क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कर्व थी, तो वो रिजल्टेंट के अलोंग जाएगा ना, फील्ड की डायरेक्शन में तो नहीं जाएगा, क्योंकि अब ऑलरेडी उसके पास क्या है? एक मोमेंटम है। सो अब वो मोमेंटम
प्लस एक उस पर एडिशनल फोर्स लगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो रिजल्टेंट के अलोंग जाएगा, वो अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मूव नहीं करेगा। समझ में आ गई सबको ये बात? ये क्वेश्चन के पेपर में, ये क्वेश्चन भी आगे कहीं होगा। क्वेश्चन क्या है कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, क्या वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करेगा? जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में वो सिर्फ एक कंडीशन में मूव करता है, अगर चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे हो और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट हो। अदरवाइज कोई भी और कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं करता। ठीक है जी, 15 तक और कोई? 13 में क्या दिक्कत है बेटा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा कंडक्टर की सरफेस में परपेंडिकुलरली एंटर करती है और लीव करती है। कौन सा केस है जिसमें परपेंडिकुलरली एंटर कर रही है? हिमनेश, कौन सा केस है बेटा? यही बात मुझे इसकी जगह समझ नहीं आ रही। बेटा ये गोला है, गोले में परपेंडिकुलर क्या होता है यार? अलोंग द रेडियस होता है कि नहीं होता? ये होगा ना, ऐसे एंटर करेगी ना। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा? अगर ये दिया है तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है सरफेस के, इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, नहीं है ना? नहीं है ना बेटा? परपेंडिकुलर इज ऑलवेज विद द टेंजेंट। अगर आप टेंजेंट बनाओ तो उसके परपेंडिकुलर, तो अलोंग द रेडियस जो एंटर करेंगी वो परपेंडिकुलर होता है बेटा। ठीक है, अंदर नहीं जाएंगी पर अलोंग द रेडियस एंटर करेंगी। 15 तक और कोई? A point charge plus q is placed at a distance d from an isolated conducting plate. ये कंडक्टिंग प्लेट है बेटा। अगर यहां प्लस q चार्ज रखोगे तो यहां इंड्यूस चार्जेस आएंगे, माइनस और प्लस, हाँ कि ना? पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती है, नेगेटिव में एंटर करती है। और पॉजिटिव से बाहर निकलती है, अंदर नहीं होती। ठीक है? अच्छा, ये तो सिर्फ पूछा है। द फील्ड P ऑन द अदर साइड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, ए पार्ट। ठीक है बेटा? 17 से पहले कोई? 18 से पहले कोई? 18 तो डाउट हो गई। 18 से पहले कोई? 18 देखिए। 18 तो डाउट है ना सबका? हाँ, 18 देखिए। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले समझिएगा, बाद में टाइम दूंगा मैं पूरा करने के लिए इसको। इस तरह से एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, in a horizontal uniform electric field, a small charge disk is gently released on the top of a fixed spherical dome. The disk slides down the dome without friction and breaks away from the surface of the dome at the angular position sin theta equal to 3/5. यहां पे है ये। इस पॉइंट पे सपोज वो सेपरेट हो जाता है और ये एंगल वर्टिकल के साथ दिया हुआ है 3/5। ये एंगल वर्टिकल के साथ दिया है 3/5। From the vertical, determine the ratio of the force of gravity acting on the disk to the force of interaction with the field. इलेक्ट्रिक फील्ड दी है इस तरफ। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? एक बॉडी है, उस पर कुछ चार्ज है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो आगे की तरफ फोर्स लगेगी तो आगे गया, वो डिस्क को छोड़ देता है जब एंगल कितना है? ये थीटा, विच इज साइन इनवर्स 3/5। अब जरा सिचुएशन देखो, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पे चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स लगेगी Q इंटू E, किसी भी मूवमेंट पे। उसका वेट लगेगा नीचे mg, एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन सरफेस की वजह से। ये तीन फोर्सेस एक्ट करेंगी। क्या इतनी बात, तीनों फोर्सेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब ध्यान दीजिए।
कोई लिखेगा नहीं, पहले समझोगे बेटा। इसकी हाइट में कुछ चेंज आया, इसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी घट गई। ये आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस है। इसको मैंने ओ पॉइंट बोला, इसको मैंने ए पॉइंट बोला, इसको बी पॉइंट बोला, इसको पी पॉइंट बोला। मैंने ट्राइंगल कंसिडर किया ओ ए बी। इस ट्राइंगल में ओ बी अपॉन ओ ए, ओ बी कितना है बेस, ओ ए कितना है हाइपोटेन्यूज, ये हो गया कॉस थीटा। तो ओ बी की वैल्यू कितनी हुई, आर कॉस थीटा। आर ऐसे नहीं, आर कॉस थीटा। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। मतलब एच हाइट कितनी होगी, आर माइनस आर कॉस थीटा। सो आर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? इतनी हाइट उसकी रिड्यूस हो गई। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क बाय फ्रिक्शन, वर्क बाय फील्ड इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अगर फील्ड ना होती, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाता गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बट एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वो भी तो उसे धक्का दे रही है। सो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क, ये दोनों मिलके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितना हो गया, mgh। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी। ए से बी का वैल्यू निकालना है तो ए बी अपॉन ओ ए, ये हो गया साइन थीटा। तो ए बी कितना हो गया, आर साइन थीटा। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये किसके बराबर हुआ, काइनेटिक एनर्जी में गेन के। इस स्टेप तक कोई डाउट? दोबारा लॉजिक, ऊपर से नीचे गिरती है अगर बॉडी, इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बट ऊपर से नीचे आके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसे वर्क कर रही है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसे स्पीड अप कर रही है। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh, वर्क डन बाय फील्ड कितना हुआ, फोर्स ऑफ फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ऑफ फील्ड है QE और डिस्प्लेसमेंट कितना है, R साइन थीटा, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब H की वैल्यू डालो, mg R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस QE R साइन थीटा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। रख लो इस फॉर्मूले को। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बोलिए, यहां तक लिखिए पहले, यहां तक लिखिए पहले। एक मिनट रुक जाओ, वैल्यू भी डाल ही देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू तो गिवन ही है आपको क्वेश्चन में। साइन थीटा कितना गिवन है, साइन थीटा गिवन है 3/5, तो कॉस थीटा हो गया 4/5। ये दोनों वैल्यूज को भी सब्सटीट्यूट कर दो। 1 माइनस 4/5 हो गया 1/5 mgr/5 प्लस QER इंटू 3/5 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। नंबर 2 यहां तक लिखो पहले, फिर आगे चलेंगे।
हो गया बेटा कॉपी सबका यहां तक? जयवीर समझ में आ गया? नो सर, समझ नहीं आया या कॉपी नहीं हुआ? कॉपी नहीं हुआ। करो करो जल्दी करो। हो जाए तो थम्स अप कर दीजिएगा। आगे देखिए, एक तो ये इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन इसकी वो बनाओ सेंट्रीपिटल वाली। जरा ध्यान दो, मैं दोबारा इस डायग्राम को गंदा नहीं कर रहा हूं, नीचे दोबारा बना रहा हूं। यहां पे थी बॉडी, यहां पे थी बॉडी, mg नीचे लग रहा था, वर्टिकल थीटा था, इस तरफ था QE, इधर था नॉर्मल रिएक्शन। यही सिचुएशन थी ना। अब कंपोनेंट्स बनाओ, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, mg के दो कंपोनेंट्स, नीचे हो गया mg cos और इस तरफ हो गया mg sin। ठीक है जी, यहां तक कोई इशू? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। QE के कंपोनेंट्स अब बनाओ। ये ऐसे है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। तो QE के दो कंपोनेंट्स, एक ऊपर की तरफ QE cos 90 माइनस थीटा, और इस तरफ QE cos 90 माइनस थीटा। हाँ कि ना? देखो डायग्राम दोबारा ध्यान से देखो। mg के दो कंपोनेंट्स, mg के दो कंपोनेंट्स कौन से हुए? एक हुआ नीचे की तरफ, इस तरफ, और एक इस तरफ। ये mg के दो कंपोनेंट्स हो गए। ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। अपने दोनों का उसमें। हाँ जी, ओ सॉरी, एक साइन है। QE के दो कंपोनेंट्स, QE का एक कंपोनेंट ऊपर cos 90 माइनस थीटा, दूसरा कंपोनेंट sin 90 माइनस थीटा। अब sin 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा। सो ये वैल्यूज लिखते हैं, इक्वेशन बनी। सेंटर की तरफ टोटल फोर्स mg cos माइनस नॉर्मल रिएक्शन माइनस QE cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल। सेंटर की तरफ जो टोटल फोर्स होगी वो क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर बाय r। तो फोर्स क्या हुई? नीचे की तरफ हुआ mg cos, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ? नॉर्मल रिएक्शन, और QE cos 90 माइनस थीटा। ये ओवरऑल क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल, विच इज mv स्क्वायर बाय r। वैल्यू पुट करो, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन माइनस QE sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक बचे? सर वो इस पॉइंट पे ब्रेक अवे करनी थी। अभी ब्रेक अवे कर रहा हूं।
सबर, यहां तक क्लियर? ठीक है, ठीक है। अगर ब्रेक अवे हो गई, इट ब्रेक्स अवे, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया 0, क्योंकि वो ब्रेक अवे हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट खत्म हो गया। मतलब mg cos थीटा माइनस QE sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। cos थीटा की वैल्यू कितनी थी? 4/5 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 3/5 mv स्क्वायर बाय आर। ये रहा, देखो mv स्क्वायर की वैल्यू ये रही, mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 2/5 mgr प्लस 6/5 QER। mv स्क्वायर बाय आर, ये मैंने सेकंड इक्वेशन से सब्सटीट्यूट किया है। सेकंड इक्वेशन से mv स्क्वायर की वैल्यू को मैंने इसमें सब्सटीट्यूट किया है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आया। सॉल्व करते हैं इसको। 5 कॉमन निकल के कट गया, r कॉमन निकल के कट गया, आपके पास आया 4mg माइनस 3QE इज इक्वल टू 2mg प्लस 6QE। तो 2mg इज इक्वल टू 9QE। आपको क्या निकालना था? रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द डिस्क टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विद द फील्ड। सो mg और QE का रेशियो निकालना है। आंसर आ गया 9/2। समझ में आया? यस सर। हाँ जी। सर सेंट्रीफ्यूगल वो तो ब्रेक अवे हो गया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगी इस टाइम। अगर कोई बॉडी बेटा गोल घूम रही है, चाहे वो कांटेक्ट में नहीं भी है, तो सेंट्रीपिटल नहीं लगती। जस्ट ब्रेक होने से पहले तो सेंट्रीपिटल लग रही होगी ना बेटा? हाँ जी। हाँ, तो मैंने वो जस्ट वाला पॉइंट निकाल रहा हूं ना, किस पॉइंट पे जस्ट वो ब्रेक अवे हुआ, तो उस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन को 0 कर दिया, क्योंकि ब्रेक अवे हुआ तो वो कंडीशन क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। ठीक है, समझ गया। ठीक है, प्लीज यहां ये लिख लीजिए पहले, यहां तक लिखिए, मैं फिर स्क्रॉल कर दूंगा। सर स्क्रॉल डाउन कर दो।
आ गया समझ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. और बोलिए 1920 तो मैं करा चुका हूं आपको, 21 हो गया? हाँ जी 21 हुआ? Yes. किसी का डाउट है 21? दिलीशा, दिशा, हरजस, Yes, sir. डाउट है नहीं है? बोलो ना बेटा फिर। Yes, sir. हाँ, बोलो ना बच्चे, मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूं? A particle having charge that of an electron and mass इतना kg is projected with an initial speed u at an angle of 45 degree to the horizontal from the lower plate of a parallel plate capacitor as shown in figure. Okay. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2 मिनट छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है, देखते हैं अगर उसका यूज होगा तो बता दूंगा, वैसे होगा नहीं। ऐसे हमने एक पार्टिकल को फेंका u वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। नाउ ये गैप दिया है 2 सेंटीमीटर। The plates are sufficiently long and have a separation of 2 centimeter. Find the maximum value of velocity of the particle so that it does not hit the upper plate. अपर प्लेट को हिट ना करें। अगर अपर प्लेट को हिट नहीं करना, अब आप प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट पूरा लगा दोगे इसमें। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, एक होगा u cos 45 और एक होगा u sin 45। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स डाउनवर्ड लगेगी। अपवर्ड को मैंने ले लिया पॉजिटिव, डाउनवर्ड राइट साइड को ले लिया पॉजिटिव। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डाटा सेपरेशन करो। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हो गया u cos 45, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y हो गया u sin 45। u नहीं पता, ठीक। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है 0, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस नीचे की तरफ माइनस q e इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻³ बाय मास। मास कितना है 1.6 into 10⁻³ -30। ये कैंसिल हो गया, सो माइनस ऊपर हुआ 10⁻⁻16, नीचे से आया 30 10⁻14 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. पक्का? Yes, sir. यहां तक सबको क्लियर? अब मैक्सिमम हाइट जो होनी चाहिए वो 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि उसने ऊपर हिट नहीं करना। तो मैक्सिमम हाइट जो वो अटेन करेगा वो किसके बराबर होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर के। तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा बिना कुछ करे। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू जी लिया था उसमें, यहां पे एक्सेलरेशन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? आपका सॉरी u निकालना ना, u² कितना हो गया? 2a मैक्सिमम हाइट बाय साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा, u निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? एक्सेलरेशन की जगह क्या यूज होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सेलरेशन आएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सेलरेशन आप कितना निकाल चुके हो? 10⁻14। वो सब्सटीट्यूट करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. लिख लीजिए इसको, कैलकुलेट बाद में कर लीजिएगा घर पे। ट्वेंटी सिक्स तक और कोई? ट्वेंटी सिक्स तक कोई और डाउट?
27 डाउट है? 27 डाउट है? ओके, सामने देखो, आगे कर दूं ना स्क्रॉल? ओके, कर लो पहले कॉपी। देखिए 27, कह रहा है 2 point charges each having charge q are placed along the x axis at x equal to minus a and x equal to plus a। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, एक है चार्ज q, दूसरा भी चार्ज है q, एक को लिखा x इक्वल टू a पे और एक को रखा x इक्वल टू माइनस a पे। ठीक है जी। प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द x एक्सिस, ऑन द y एक्सिस और फाइंड द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। 3 पार्ट्स करने। पहले x एक्सिस की बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मिडल पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट होगा, हां कि ना? पहले x एक्सिस पे बात कर रहा हूं, मतलब एक्सिस पे बात कर रहा हूं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, यस और नो? Yes, sir. इस सेक्शन में, ये जिसको अब मैं येलो से मार्क कर रहा हूं, इस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की डोमिनेटेड होगी, क्योंकि इसके ज्यादा क्लोजर है ये सेक्शन, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? टूवर्ड्स राइट। तो इस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टूवर्ड्स राइट, हां कि ना? दोबारा सुनो, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ भी पॉजिटिव चार्ज है। इधर का जो पॉजिटिव चार्ज है, लेफ्ट साइड वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, उसकी फील्ड ज्यादा होगी लेफ्ट साइड में एज कंपेयर टू राइट, क्योंकि इस वाले चार्ज से गैप ज्यादा है, इस वाले चार्ज से गैप कम है इस सेक्शन में जो मैंने येलो से मार्क किया। सो येलो वाले सेक्शन में, जो येलो वाला सेक्शन है, उस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? टुवर्ड्स राइट, हां कि ना? Yes. अच्छा, जो अब मैं ब्लू सेक्शन मार्क कर रहा हूं, इस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से ज्यादा होगी? इसकी वजह से। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो पहले ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसको मैं अगर ओरिजिन लेता हूं तो ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ओरिजिन से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? टुवर्ड्स राइट, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और ओरिजिन के बाद टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, हां कि ना? Yes, sir. ये x इक्वल टू माइनस ए और ये लाइन है प्लस ए। चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती है। तो अगर डिस्टेंस 0 कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इनफाइनाइट होगी कि नहीं होगी? Yes. तो चार्ज के जिस पॉइंट पे चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंफिनिटी है, इस पॉइंट पे 0 है, इंफिनिटी से कम होते होते 0 पे पहुंच गई। और इसके बाद ये ग्राफ बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। इसके बाद राइट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो नेगेटिव हो गई। क्या इतना ग्राफ क्लियर हुआ? Yes. आ जाते हैं दूसरे सेक्शन पे, मतलब अब मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं। इस पार्ट पे इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, क्योंकि ये हमेशा क्लोजर रहेगा। दोनों की टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होगी, हां कि ना? दोनों चार्जेस की वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सो चार्ज वाले पॉइंट पे इंफिनिटी और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। इसी तरह दूसरे में, मतलब कौन सा कलर है क्या, इस सेक्शन पे दोनों की वजह से टुवर्ड्स राइट साइड
राइट साइड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज वाले पॉइंट पे इंफिनिटी, बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मानते हो बच्चे? ये हो गया एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है ये सबको? मजा आया इस ग्राफ में? सर ये पिंक वाला नहीं समझ आया। पिंक वाले में, व्हाइट वाला समझ में आ गया? सर वही पिंक और व्हाइट। ओके बेटे, पिंक वाले में देख पहले, पिंक वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है, ये बात क्लियर है? यस सर। पक्का ना? क्योंकि दोनों का रिपल्सिव होगा। यस सर। तो लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी, हाँ कि ना? यस सर। जब इंफिनिटी पे चला जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। यस सर। और जब चार्ज पे बात की थी तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी थी, तो इंफिनिटी से जीरो की तरफ जाएगी। तो सर ये जीरो पे का जा रही है, तो नीचे जा रही है। ओए, जीरो हो रही है इलेक्ट्रिक, ये एक्स एक्सिस है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे जीरो होगी ना। ओके सर। ये पॉजिटिव फील्ड, ये नेगेटिव फील्ड, और ये जीरो फील्ड एक्स एक्सिस। ठीक है? और व्हाइट उसका ऑपोजिट। हाँ, वाई अभी बना रहा हूं, हाँ व्हाइट वाला उसका ऑपोजिट होगा। अब वाई एक्सिस का भी बनाता हूं, पहले ये बात समझ में आ गई। अब वाई एक्सिस वाला देखते हैं, यस सर। फिर फोटो खींच लेना बाद में। वाई एक्सिस वाला समझो पहले, ये चार्ज है प्लस क्यू, ये भी चार्ज है प्लस क्यू, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जीरो होगी, हाँ कि ना? अब ये वाई एक्सिस पे देखना है हमें, मतलब अब हमें ग्राफ कौन सा बनाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस वाई। पहले था इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। अब एक बात सुनो ध्यान से, इस पॉइंट पे दोनों की वजह से रिपल्सिव फील्ड होगी, ऊपर रिजल्टेंट निकलेगा, हाँ कि ना? किसी भी पॉइंट पे दोनों की वजह से रिपल्सिव फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी, यस और नो? तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या है? पॉजिटिव। नेगेटिव वाई एक्सिस पे देखोगे, इसकी वजह से रिपल्सिव रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से रिपल्सिव रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव वाई की तरफ होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी। क्या इतनी बात समझ में आती है? ओके किसी भी पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिनिमम कहाँ होगी वो देखते हैं, फिर उससे ग्राफ बनाएंगे। प्लस क्यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस वाई, E1 E2, ये A, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो E1 और E2 वैल्यू वाइज कितने आएंगे? के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ कि ना? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक कोई शक किसी को? नो सर। ओके कंपोनेंट्स बनाते हैं, ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, ये थीटा 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 थीटा। सो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड आई E1 प्लस E2 साइन थीटा। E1 प्लस E2 मतलब 2 बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू y अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ कि ना? अब देखते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिनिमम कब होगी। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया मेरे पास 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। मैक्सिमम मिनिमम के लिए मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाओ, डीई बाई डी वाई, डिफरेंशिएट करो, 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, डिविडेंड रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3, ऊपर आया डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर, जगह छोटी है मैं नीचे लिख देता हूं दोबारा, ये जगह छोटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आया वो मेरे पास आया
2kqy अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, de/dy निकालते हैं। 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आया डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आया डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बाद 3/2 का डेरिवेटिव क्या हुआ? 3/2 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू चेन रूल लगा के 2y, 2 से 2 कैंसिल, 2kq, ऊपर नीचे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट कॉमन, बचा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, ये आ गया 2kq ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। इसको करते हैं 0 के इक्वल, तो y आ गया a/√2 प्लस माइनस, हाँ कि ना? तो a/√2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। डबल डेरिवेटिव से आप चेक कर सकते हो, मैक्सिमम आएगी। तो इसका मतलब ग्राफ में देखो क्या होगा, जब y की वैल्यू 0 है मतलब सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी जब y 0 है। तो इस पॉइंट तक a/√2 तक जब पहुंचूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, तो 0 से बढ़ेगी। जब y पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, बढ़ेगी। और फिर उसके बाद क्योंकि मैक्सिमम तक पहुंच गई, फिर उसके बाद डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगी। तो कहां तक? a/√2 तक वो बढ़ेगी, a/√2 पे मैक्सिमम होगी और उसके बाद वो घटने लग जाएगी। सेम गोज विद माइनस a/√2। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब नेगेटिव हो जाएगी। सो पहले a/√2 तक वो बढ़ेगी, फिर उसके बाद वो घटने के बाद नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो ऐसा ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड विद वाई एक्सिस। समझ में आया? यस सर। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये पेपर में कभी नहीं आया, पर ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका कॉपी बाद में कर लेना, पहले स्क्रीनशॉट्स ले लो। तो ये तो थी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कॉन्सेप्चुअल्स के डाउट्स। अब आ जाते हैं डाइपोल वाले कॉन्सेप्चुअल्स पे। डाइपोल वाले कॉन्सेप्चुअल्स पेज नंबर 35, उसमें डाउट्स बोलिए। क्वेश्चन 1 to 5 कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 1 to 5 कोई प्रॉब्लम? 6 to 10 कोई प्रॉब्लम? सर पेज 40। 35 कॉन्सेप्चुअल्स 10 तक कोई डाउट? 15 तक कोई डाउट? 11, 12। नेचर ऑफ सिमिट्री ऑफ डाइपोल फील्ड और नेचर ऑफ सिमिट्री ऑफ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज है, इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे आगे जा रही है? स्फेरिकली जा रही है ना आगे। स्फेरिकल सिमिट्री इसको बोलते हैं। डाइपोल की अप्रोक्सीमेटली ऐसा लगता है जैसे सिलिंड्रिकल हो, तो उसको सिलिंड्रिकल सिमिट्री बोलते हैं। सिमिट्री का मतलब क्या होता है? लेफ्ट और राइट, अप एंड डाउन। लेफ्ट राइट। हाँ, तो इसमें अप डाउन सिमिट्री है, लेफ्ट राइट सिमिट्री है। सिलिंड्रिकल में लेफ्ट सिलिंड्रिकल सिमिट्री है। ठीक है, यस। 15 तक और कोई? ये 14th याद करना है, व्हाट इज डिबाई। ये एक और यूनिट होता है डाइपोल मोमेंट का, ये वैल्यू याद करनी है।
कभी आ जाए तो यूज कर लेना। 18 तक कोई डाउट है तो बोलिए। एक मिनट, दोबारा 18th का 18 की जो डी ऑप्शन है उसका मीनिंग अभी देख लेते हैं। A positive charge plus Q is uniformly distributed along a circular ring of radius R. A small test charge Q is placed at the center of the ring. ठीक है जी। D part कह रहे हो? Q at the center of the ring is an unstable equilibrium within the plane of the ring. Okay. ये देख बेटे, चेक करते हैं। ये पॉजिटिव 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 चार्ज है सब पे। यहां पे है पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसको यहां लेके जाऊंगा, स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगा, तो ये वाला सारा पॉजिटिव उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। हाँ कि ना? अब एक मिनट, पॉजिटिव इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सर्कुलर रिंग। अच्छा ये रिंग है। A small test charge Q is placed at the center of the ring, then within the plane of the ring. स्टेबल तो नहीं है, सी और डी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ओ तब स्टेबल होगा ये। देखते हैं एक मिनट, इसको स्लाइटली अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस करता हूं तो ये पॉजिटिव की वजह से रिपल्जन बढ़ेगी क्योंकि उसके क्लोजर चला गया, पर यहां चार्ज बढ़ गया। ओके 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 ठीक है। जितना यहां पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, वो जो रिपल्जन करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज उतना ही रिपल्जन करेगा। तो ओवरऑल अभी भी वो क्या होगा? इट विल नॉट बी इक्वली पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर, सो दैट इज वाई वो SHM नहीं करेगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है अगर ये अलोंग द एक्सिस आगे लेके जाते और ये पॉजिटिव होता और चार्ज नेगेटिव होता, तब हो जाता, क्योंकि सब के सब मिलके उसे वापस खींचते अपनी जगह पे। अभी नहीं होगा, अभी क्योंकि देखो इतना सेक्शन उसे रिपेल करेगा, इतना सेक्शन उसे रिपेल करेगा इस तरफ। ये ज्यादा चार्ज हो गया जो रिपेल कर रहा है, पर इसका डिस्टेंस कम हो गया। ये कम चार्ज है पर इसका डिस्टेंस भी कम है, सो ओवरऑल इफेक्ट में नहीं रहेगा, तो नेट उसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ही काउंट होगा, क्योंकि इट इज नॉट डिसाइसिवली पुशिंग बैक टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। ठीक है। ए पार्ट वो आउटसाइड द प्लेन लेकर आता ए पार्ट भी बताऊं? एक बार ए पार्ट इफ Q is positive and it is displaced away from the center of the plane of the ring, हाँ तो ये एक्सिस पे गया ना, ठीक है ना? यस। और कोई? नाइनटीन्थ सैंपल पेपर का क्वेश्चन है CBSE के। सैंपल पेपर में आया 2009 में, उसके बाद से बोर्ड में अभी तक नहीं आया, तो कभी भी आ सकता है। ये कुछ चार्ज सेटअप दिया है, पॉइंट्स दिए हैं, जरा ध्यान देना। पॉइंट्स है A, B, C बराबर बराबर डिस्टेंस पे, L L L, इधर A डैश, B डैश और C डैश, L L L डिस्टेंस पे। आपको वैल्यू दी है A B C, A डैश B डैश C डैश। A पे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड E, B पे दिया E/8, C पे दिया E/27। मुझे सीधा सीधा नजर आ गया, डिस्टेंस डबल हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 हो गई। इसका मतलब कि क्या हो गया? डाइपोल होगा, क्योंकि डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। ये बात समझ में आ गई? पहला पार्ट। दूसरा, A डैश की E/2 है, A डैश की E/2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे डबल होती है इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में, यस और नो? तो यानी A B C एक्सियल लाइन है और A डैश B डैश C डैश इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन पे हाफ होती है, शॉर्ट डाइपोल के लिए अप्रोक्सीमेट हाफ है। वो हमने फॉर्मूला भी अप्रोक्सीमेट लिया था ना, तो यहां दिख रहा है E/2, फिर दिख रहा है E/16, आगे जाके भले ही चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात?
थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, बट ये कॉन्सेप्ट है कि अब सबसे पहले मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, सो इट मींस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायपोल, क्योंकि डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि कहां डबल है और कहां हाफ है, सो डबल कहां होती है एक्सियल पे और हाफ कहां होती है इक्वेटोरियल पे, तो यानी ए बी और सी कौन से होंगे, एक्सियल लाइन के पॉइंट्स होंगे, और ए डैश बी डैश सी डैश कहां के होंगे, इक्वेटोरियल लाइन के पॉइंट्स होंगे। क्लियर? ट्वेंटी वन, दो तीन क्वेश्चंस में नंबर आ गया, तो पहला वाला 21 हो गया। 21 से पहले कोई पूछना है तो बोलो। 21 पहला वाला हो गया? No, sir. 21 पहला वाला, टू बोर्ड में आया हुआ है, टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ए बी एंड सी डी ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट पी आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 120 एज शोन इन फिगर। ओके जी, सो ये शो कर देते हैं। ए बी, यहां है प्लस क्यू, यहां है माइनस क्यू। डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये एक डाइपोल हो गया, दूसरा माइनस क्यू प्लस क्यू, दूसरा डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ गया। 120 डिग्री का एंगल है। ओवरऑल पहले नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। 120 एंगल है, रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120। यही होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। Yes, sir. कॉस 120 माइनस हाफ होता है पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू माइनस हाफ। सॉल्व करके आ गया p, तो नेट डाइपोल मोमेंट हो गया p। मतलब इसको आप पैरेललोग्राम बना लो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, ये हो गई ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट। मानती है बेटा? Yes, sir. इसका एंगल अगर इसके साथ फाई एंगल बन रहा है तो tan फाई कितना हो जाएगा, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। पीपी कट गया, साइन 120 रूट 3/2, कॉस 120 इज हाफ, आंसर आया रूट 3, फाई आ गया 60 डिग्री। मतलब ये डाइपोल, इधर डाइपोल, ये रिजल्टेंट, ये एंगल 60 डिग्री। ठीक है बेटा? Okay, sir. अभी खत्म नहीं हुआ, उसके बाद बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये नेट डाइपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल हो गया 30 डिग्री, सो टॉर्क हो गया पीई साइन 30। साइन 30 होता है हाफ पीई, और डायरेक्शन डाइपोल का टॉर्क होता है पी क्रॉस ई। राइट हैंड थंब रूल यूज करो, पी से ई की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, थंब देगी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, तो पी से ई की तरफ कर्ल करूंगा तो थंब देगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये हो गया डाउनवर्ड, मतलब इनवर्ड। समझ में आई बात? कौन से Yes. कर सकते थे, वेक्टर्स जैसे मर्जी अप्लाई करो। ठीक है? 21 का और कोई? 26 तक कोई और? 27 मैंने करा दिया था आपको, आखिरी तक 28 तक कोई और? 28 तक कोई और? 28 28. 28 मैंने आपको उसमें करवाया था, अगर आपको ध्यान हो तो, फोर्स के उसमें, पर देख लो दोबारा, दो कंपोनेंट्स बना के अलोंग एक्स और अलोंग वाई निकाला था, देखो दोबारा। ये आपको दिया हुआ है रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक छोटा सा एलिमेंट लिया,
मान लिया वो सेंटर पे डी थीटा एंगल बना रहा है, डीएल उसकी लेंथ है, सो डीएल अपॉन आर हो गया डी थीटा, तो डीएल कितना हो गया आर डी थीटा। ठीक है, इस पे चार्ज निकालोगे, सो चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हो गया टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, 2 पाई आर नहीं पाई आर, सेमी सर्कल। इसको मैं लैम्डा की टर्म्स में भी निकाल सकता हूं, तो डी क्यू कितना हो जाएगा लैम्डा डी एल, मतलब लैम्डा इंटू आर डी थीटा। लैम्डा की टर्म्स में निकालोगे, और या फिर अगर चार्ज दिया होगा तो लैम्डा की ये वैल्यू पुट हो जाएगी बाद में। ये थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस तरफ डीई, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। मानते हो बेटा? Yes, sir. वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, इसके दो कंपोनेंट्स, ये थीटा, वेक्टर फॉर्म में होगी डीई कॉस थीटा आई कैप प्लस डीई साइन थीटा जे कैप। अलोंग एक्स एक्सिस निकालोगे तो वो हो जाएगी डीई कॉस थीटा, इंटीग्रेट करोगे के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से पाए, सो 0 से पाए के बाय आर स्क्वायर, डी क्यू की वैल्यू हो गई लैम्डा आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा, निकल जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा ये। सेम गोज विद द वर्टिकल डीई वाई। याद आ गया बेटा? किया था ऐसा हमने फोर्स वाले में भी। Yes, sir. कर लोगे इसको कंप्लीट? Yes, sir. और कोई कॉन्सेप्चुअल्स में डाउट बचा हो किसी का तो बोलिए। न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं, पेज 40 के न्यूमेरिकल्स पे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। कोई प्रॉब्लम? कर दो। फर्स्ट देखिए, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट इतना ऑन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, इतना मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल अलोंग द डाइपोल एक्सिस, assume that this distance is large as compared to this। मतलब ये क्या हो गया, शॉर्ट डाइपोल की बात की। शॉर्ट डाइपोल के लिए फोर्स किसी भी चार्ज पे क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज किसकी कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। सर एक बार शॉर्ट डायपोल की डेफिनेशन बताना। जिसमें डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द distance at which we are considering the। तो इसमें ये लिखा है assume that this distance is large relative to dipole charge separation। तो distance तो large हुआ ना। दोबारा पढ़ियो। assume that this distance is large relative to dipole charge separation। मैंने क्या बोला? सर आपने बोला कि डिस्टेंस स्मॉल हो। कौन सा डिस्टेंस स्मॉल बोला? चार्जेस के बीच का। बात तो वही हुई ना। ठीक है, सोचा कर। शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2kp बाय एक्स क्यूब, सो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 2 अपनी जगह पे, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 29, बाय डिस्टेंस का क्यूब 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का क्यूब। शायद इसके आंसर में कुछ मिसप्रिंट है, पर मेथड यही है। ठीक है सर 6.6 आ रहा है, लेकिन 10 टू द पावर सर वो -15 में आ रहा नैनोमीटर है। होता है तब 6.6 into 10 to the power minus 15 होता है। ठीक है, ठीक। कितना आ रहा है 10 टू पावर, कितना आ रहा है दिलीशा? 10 टू पावर कितना आ रहा है बेटा? जस्ट अ सेकंड सर, चेक करते हैं। ओके, सेकंड हो गया सबका। डाउट है? Yes, sir। डाउट है फर्स्ट 5 में और कोई? नो। किसी भी बच्चे का The फर्स्ट? second question. आपको बेटा चार्ज दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस, इतना एंड इतना। ओहो, एक में माइनस मिस है बेटा, उसमें QA होगा प्लस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, और QB को नेगेटिव ले लो, माइनस मिसिंग है बेटा उसमें, डाइपोल ही है। सो डाइपोल मूवमेंट निकालना है तो 1 ऑफ द चार्ज
into distance of separation which is 30 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, यही गड़बड़ हो रही थी ना? Yes, sir. हाँ ठीक है, ठीक करो। फर्स्ट 5 में और कोई? 6 तक कोई और? 7th? 7 sir. क्वेश्चन 7 देखिए, आपको बोला टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स 1 and 2 of radius r and each having linear charge densities minus lambda and plus lambda coulomb per meter. The loops are placed coaxially with their centers r root 3 apart. Find the magnitude and direction of net electric field at the center of loop 1. Loop 1 में नेगेटिव चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा, एंड लूप 2 पे पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के बीच में गैप है r रूट 3। ये लूप 1, ये लूप 2, लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा। आपको 1 के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मानते हो? सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू लूप 1 इज 0। ये चार्ज है, इसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी ना, हर तरफ इक्वली अट्रैक्ट होगा ना वो, मानते हो? तो अपने लूप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू लूप 2 वो कितनी हो जाएगी? एक्सिस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एक्सिस वाले में क्या फॉर्मूला होता है? KQX बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या ए स्क्वायर की पावर 3/2, यही फॉर्मूला होता है बेटा। चार्ज निकालो, लैम्डा कितना होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज हो गया लैम्डा इंटू 2πr, क्योंकि क्वेश्चन में लैम्डा की टर्म्स में निकालना है। सो K मतलब 1/4π एप्सिलॉन नॉट, Q मतलब लैम्डा इंटू 2πr, X की वैल्यू कितनी दी है? r रूट 3, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर मतलब 3r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर की पावर 3/2। काटो जो कटता है, पाई से पाई कट गया, 2 से 4 कट गया, सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा r स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4r स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया 8r क्यूब। आंसर आ गया, r कट गया, लैम्डा रूट 3 अपॉन 16r एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? Yes sir. प्लीज कॉपी कर लीजिए। ये बात क्लियर है अपनी वजह से सेंटर पे 0 क्यों है? कॉपी कर लीजिए यहां तक। So हाँ जी, please fifth भी कर लो। क्या कर दो? Fifth question. कर दो, ये कॉपी कर लें बच्चे, फिर कर देता हूं। संडे टेस्ट में यहां तक सारा आएगा, गॉस थ्योरम से पहले तक का। नहीं, रिटन टेस्ट होगा। एमसीक्यू हर बार थोड़ी ना, एमसीक्यू बीच बीच में लेता रहूंगा एमसीक्यू, बट अभी डेरिवेशंस बहुत सारी हैं इस वाले सेक्शन में, तो रिटन टेस्ट होगा। नहीं आएंगे, मना करता हूं मैं, वो सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कराता हूं, टेस्ट में कभी नहीं आएगा। टेस्ट में सिर्फ सीबीएसई वाला पोर्शन आएगा।
कर लिया ये कॉपी सबने, जिसका डाउट था? Yes, sir. फिफ्थ बोला किसी ने, देखिए फिफ्थ, an electric dipole of length 4 centimeter when placed with the axis making an angle 60 degree with the uniform electric field experiences a torque of 4 root 3. टॉर्क होता है बेटा PE sin थीटा, टॉर्क की वैल्यू दी है 4 रूट 3, डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज दिया हुआ है 8 नैनो कूलम, डिस्टेंस दिया है 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दिया है 4 सेंटीमीटर। Okay, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल लीजिए, नहीं पता, एंगल हो गया 60, तो साइन 60 कितना होता है? रूट 3/2। इससे E निकल आएगा बेटा। Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी बोला निकालने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? क्या होता है? माइनस PE cos थीटा। Yes, sir. P कितना हो गया? 8 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऊपर से निकाल के इधर पुट कर देना, cos 60। ठीक है, Okay, sir. और कोई डाउट किसी का? पर एक बार क्वेश्चन से भी बता दो। Sixth, electric dipole of dipole moment P is placed in an external electric field. Calculate the amount of work done in rotating a dipole from stable to unstable. बेटे वर्क का फॉर्मूला क्या पड़ा था? माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, यही था बेटे। यस सर। मतलब माइनस PE cos 180 माइनस, एक मिनट, स्टेबल टू अनस्टेबल है, अनस्टेबल टू स्टेबल है? अनस्टेबल टू स्टेबल, अनस्टेबल मतलब थीटा 1 180 है और थीटा 2 0 डिग्री है। इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल इज थीटा 1, फाइनल इज थीटा 2, सो cos 0 माइनस cos 180, so minus PE cos 0 is 1, cos 180 is minus 1, तो आंसर आया -2 PE। ठीक बेटे, यस सर। इधर आंसर 2 So book में जो आंसर 2P है। करेक्शन कर लो बेटा, कर दिया ना मैंने? सर हाँ जी, फर्स्ट लेवल पे स्क्रॉल कर तो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ ले रहा हूं, एक मिनट रुक जा, सबर। यहां तक और कोई डाउट है किसी का? ओके, सेवेंथ, So question 1 में 10 to the power -30 आ रहा है। -30 आ रहा है, ठीक है, करेक्शन कर लो उसको, मेरे को मालूम है उसमें गलती है कुछ। एक मिनट मैं भी करेक्शन कर लेता हूं, आगे इजी रहेगा। -30, इसमें माइनस आ रहा है, इसमें -30 आ रहा है, ठीक है। और कोई डाउट किसी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल में? कोई प्रॉब्लम नहीं? पक्का? गॉस थ्योरम आज शुरू नहीं कर सकते, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।